हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आज 101 नंबरिंग से क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संदेश राशक किस प्रकार का कवि है? ऑप्शन बी सही है, खंड। इसकी व्याख्या करते हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्व का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन बी सही होगा, 12। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वीराज रासो की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार चंद्रप्रदायी है। तो ग्रंथ यहाँ दिया गया है और रचनाकार दिया गया है, तो इसे देखते हैं। बीसलदेव रासो नरपति नाला, बीसलदेव रासो नरपति नाला। और खुमार रासो दलपति विजय, खुमार रासो दलपति विजय। और परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक। तो बीसलदेव रासो नरपति नाला, खुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? परम चरयू। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित परमचर्यू है। पौमचर्यू है। पौमचर्यू ग्रंथ की 1 सेकेंड, नेक्स्ट फिर से स्टार्टिंग कर लेते हैं क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो पौमचर्यू है। और इसकी व्याख्या करते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौमचर्यू है। पौमचर्यू ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने किया था। इनकी अन्य रचना रिठणेमी चर्यू तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यू को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? ऑप्शन ए सही है, डिंगल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। डिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन सी सही होगा, बीसलदेव रासो। इसकी व्याख्या करते हैं। बीसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसलदेव रासो नरपति नाला द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक सिंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिय सयल सत्य बखड़ाई देही बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन डी सही होगा, सरहपाद है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पंडिय सयल सत्य बखाड़ई देही बुद्ध बसंत न जाड़ई, यह काव्य पंक्ति आदिकालीन एक कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद द्वारा रचित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ऑप्शन बी सही है, परमाल रासो। इसकी व्याख्या करते हैं। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरपूर्ता लड़ाइयों का वर्णन जगनिक कृति आदिकालीन रचना परमाल रासों में है। आला छंद में लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम आला खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने कराया था? आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन डी सही है, स्वयंभू। इसकी व्याख्या करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सराफा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सामान्यतः सराफा को ही सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नाथ साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, गोरखनाथ। नाथ साहित्य, इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ मच्छंदर नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ऑप्शन बी सही है, पृथ्वीराज रासो को। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। कुमार रासो एवं बीसल देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय एवं नरपति नाला हैं। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन डी सही है, अमीर खुसरो। तो गोरी, इसकी व्याख्या करते हैं। गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है?
तो ऑप्शन डी सही है, अमीर खुसरो ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन बी सही है, कीर्ति सिंह। तो विद्यापति, इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव, सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों तथा नातों की सूची में उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए सही है, सरहपाद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सरहपाद सिद्धों तथा नातों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, व्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन सी सही है, परमाल रासो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। परमाल रासो आल्हा उदल नाम दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड का सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए सही है, पृथ्वीराज चौहान। जिसकी व्याख्या करते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो ऑप्शन सी सही है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा ऑप्शन सी सही, दोहा या दूहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दूहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर वूलर। इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। से सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो ऑप्शन होगा सी सही, राउल वेल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोडा कवि हैं। वर्ण रत्नाकार मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो इंदु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बीसल देव रासो है, नरपति नाला, खालिक बारी है, अमीर खुसरो, भारतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी और दोहा कोश है सरहपाद। तो इसी व्याख्या इसका सुमेलित इसमें यहाँ दिया गया है। तो बीसल देव रासो नरपति नाला है, खालिक बारी है अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी, दोहा कोश है सरहपाद, कीर्तिलता है विद्यापति। अब यहाँ पे स्थापना ए है, जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। और तर्क दिया गया है आर, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, गलत है, और आर सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दी गई स्थापना गलत है एवं तर्क सही है। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? ऑप्शन बी हठ योग साधना। इसकी व्याख्या करते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन बी सही है, राम सिंह। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संख्या 1057 के लगभग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश या कथन किस लेखक का है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, अमीर खुसरो का।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दुस्सुकने, गजल आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। इसकी व्याख्या करते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका एवं पदावली है। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्ध का आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी सही होगा, सुभाषित संग्रह। इसकी व्याख्या करते हैं। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर हैं। ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसी व्याख्या करते हैं। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिली कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नलिखित है। अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि। तो आज का वीडियो हम ये पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।